हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सीटेट का पेपर है वह 20 अगस्त को तय है। तो उसके अंतर्गत अब आपका टाइम बहुत कम ही बचा है। तो आज हम सीटेट 2023 के अंतर्गत अपनी जो क्लास लेंगे उसके अंतर्गत आज हम आपको हिंदी पेडागॉजी की पूरी मैराथन क्लास कराएंगे। इसमें पूरी पेडागॉजी का एक क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा। तो फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें पहला बिंदु क्या है देखते हैं। चलिए, पहला बिंदु है कि भाषा क्या है। क्योंकि हम भाषा का शिक्षण अधिगम पढ़ रहे हैं, भाषा की पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, तो पहला शब्द बनता है, पहला प्रत्यय यही बनता है कि भाषा क्या है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा क्या है कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए। इस प्रकार जैसे कि आप एक बच्चा बोल के खाना मांगता है, छोटा बच्चा, तो वह भाव पहले बचपन में वह रो के भाव को प्रकट करता है, तो वो भी एक भाषा मानी जाती है, वह अव्यक्त भाषा मानी जाती है। इसको ध्यान रखिए, कभी आगे आएगी। तो इसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को सुनते भी हैं। तो भाषा यही है। भाषा का विशेषताएं देखते हैं। इसमें पहला बिंदु है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं। पैतृक संपत्ति क्या होती है? पैतृक संपत्ति मतलब जो आपकी पुरखों से, मतलब सदियों से आपकी जो संपत्ति चलती आ रही होती है, जिस पे आपका ही अधिकार होता है, उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। लेकिन जो भाषा होती है वह पैतृक संपत्ति नहीं होती, बल्कि यह परिवार और समाज के द्वारा सीखी जाती है। मतलब यह जन्मजात नहीं होती, आप इसको जन्म से ही लेके नहीं आते हैं। भाषा जो है वह परिवार और समाज के द्वारा सीखी जाती है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जो है वह परिवर्तनशील होती है। मतलब आप यहाँ खड़े हैं किसी एक पोजीशन पे, तो यहाँ भाषा कुछ और है। आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाएंगे तो कुछ न कुछ पे आप भाषा में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से 40 किलोमीटर और दूर जाएंगे तो वहाँ भाषा में थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही जाता है, और ज़्यादा दूर जाएंगे तो भाषा और आ जाएगी। जैसे यूपी में ही अवध क्षेत्र में अवधी, ब्रज क्षेत्र में ब्रज बोली जाती है। इस प्रकार यूपी में ही कई भाषाएँ बोली जाती हैं। भोजपुर, जैसे कि आप बिहार के देखेंगे, भोजपुर बोली जाएगी, मुंगेरी भाषा, कन्नड़ी, मगधी। तो भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। तीसरा क्या है कि भाषा स्वभावतः कठिनता से सरल की ओर प्रभावित होती है। तो भाषा जो है, भाषा का स्वभाव होता है वह कठिनता से सरलता की ओर होता है। मतलब पहले जो भाषा सीखी जाएगी वह कठिन होती है। मतलब पहले भाषा आपको लगेगी कि आप कठिन है, पर जैसे जैसे आप भाषा के साथ संलग्न होते जाते हैं, अंतःक्रिया करते रहते हैं, आपको भाषा के अंदर सरलता महसूस होती है। तो भाषा जो स्वभाव होता है भाषा का, कठिन से सरल होता है। क्योंकि पहली बार आप जब भाषा से आप अंतःक्रिया करेंगे तो भाषा आपको कठिन लगेगी। पहले सीखना भाषा कठिन होती है, लेकिन जैसे जैसे आप भाषा के साथ, जैसे कि आपको मान लीजिए इंग्लिश ही पढ़ना है, तो शुरू में जब आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे आज इंग्लिश पढ़ना, मुझे इस कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आपको वह कठिन लगती है। लेकिन अगर आप उस इंग्लिश को हर दिन 6 घंटे 7 घंटे लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपकी धीरे धीरे पकड़ बनती रहती है और लास्ट में आप एक मास्टर बन ही जाते हैं इंग्लिश क्षेत्र में। तो भाषा का स्वभाव कैसा होता है? कठिनता से सरलता की ओर होता है। चौथा बिंदु क्या है इसमें? प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। तो कह रहा है प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। पाँचवा बिंदु क्या है कि भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर प्रभावित होती है। भाषा जो होती है वह अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर प्रभावित होती है। छठा क्या है? बच्चे की प्रथम भाषा सांकेतिक भाषा होती है। इसमें ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे की जो है वह प्रथम भाषा सांकेतिक भाषा होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें मतलब इसका मतलब क्या है कि बच्चा शुरू में डायरेक्ट, आप बच्चा को अगर शुरू में पानी चाहिए तो वह डायरेक्ट पानी नहीं मांगता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह पानी मांगता है नहीं, वह पहले रो के बताता है, उसके बाद धीरे धीरे मम बोलता है। तो पहली भाषा, लेकिन उसमें क्या, वो रो के बुलाएगा तो जब आपको पानी पिलाया जाएगा तो वो चुप हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा हाँ ये मेरा बच्चा प्यासा था। तो उसकी पहली भाषा कैसी होती है? सांकेतिक होती है। अब देखते हैं अगला बिंदु आज का जो है वह भाषा का स्वरूप है। देखते हैं क्या है भाषा का स्वरूप। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, अव्यक्त भाषा और व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा क्या है? वह भाषा जिसे मनुष्य न बोलता है न समझता है। मतलब जो न बोली जाती है न समझी जाती है, उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे कि पशु पक्षियों की जो भाषा बोली जाती है वह कैसी भाषा होती है? उसको न बोल सकता है न समझ सकता है मनुष्य, न, तो वह अव्यक्त भाषा होती है। दूसरा बिंदु क्या है इसमें? दूसरी प्रकार है व्यक्त भाषा। दूसरा प्रकार क्या है? व्यक्त भाषा। वह भाषा जो मनुष्यों के द्वारा बोली और समझी जाती है। तो ऐसी भाषाएं जो मनुष्यों के द्वारा बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़ आदि, वह मनुष्यों के द्वारा बोली और समझी जाती हैं। तो वह क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि व्यक्त भाषाएं। व्यक्त भाषा भी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाषा के पहले 2 प्रकार हुए, अव्यक्त और व्यक्त। उसके बाद व्यक्त भाषा के भी 3 प्रकार हैं, जैसे कि मौखिक भाषा जो बोलकर व्यक्त की जाती है, सांकेतिक भाषा जो संकेतों द्वारा व्यक्त की जाती है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य में सांकेतिक भाषा भी होती है जो बच्चे ज़्यादातर यूज करते हैं, या फिर जो थोड़ा सा विकलांग होते हैं, जो विशेष आवश्यकताओं वाले जिन्हें कहा गया है। जैसे कि कोई बोल नहीं सकता है तो वह संकेतों द्वारा प्रदर्शित करता है, तो वह सांकेतिक भाषा हो जाएगी। लिखित भाषा होती है जो लिख कर व्यक्त की जाती है।
अब देखते हैं अगला बिंदु क्या कह रहा है। अगला बिंदु कह रहा है कि व्याकरण सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानता। व्याकरण जो है वह सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानता है। क्या कह रहा है कि व्याकरण सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानता, क्योंकि व्याकरण का मानना ये होता है कि जब किसी भाषा में, जब किसी बोली में निश्चित नियम हो जाते हैं तो वह क्या हो जाती है, वही भाषा मानी जाती है। चूँकि सांकेतिक भाषा के कोई निश्चित नियम तो है नहीं, इसलिए व्याकरण जो है वह सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानता है। अतः व्याकरण की दृष्टि से भाषा केवल दो प्रकार की, ध्यान रखिएगा, भाषा की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से भाषा सिर्फ दो प्रकार की है। पहली कौन सी है, पहली मौखिक है, दूसरी कौन सी है, दूसरी लिखित है। तो व्याकरण की दृष्टि प्रश्न बनेगा कि भाषा कितने प्रकार की हैं, तो दो प्रकार की हैं। वैसे कितनी है, तीन प्रकार की सांकेतिक भाषा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सांकेतिक भाषा को व्याकरण भाषा क्यों नहीं मानता, क्योंकि किसी भी बोली या किसी भी प्रकार की जो संकेतों द्वारा प्रदर्शित, मतलब किसी भी प्रकार से अपने भाव को आप प्रकट कर रहे हैं, उसके अगर एक निश्चित नियम है तभी व्याकरण उसको भाषा मानता है। व्याकरण का मतलब पहला उद्देश्य यही है कि अगर किसी भी बोली या भाव को आप जिस प्रकार से भी प्रकट कर रहे हैं, अगर उसके कुछ निश्चित नियम हैं तो वो बोली भाषा कही जाएगी, नहीं तो भाषा नहीं कही जाएगी। चूँकि सांकेतिक भाषा का कोई निश्चित नियम नहीं है, इसलिए ये भाषा नहीं मानी जाती। अब देखते हैं मातृभाषा क्या है। क्या कह रहा है, मातृभाषा क्या है। मातृभाषा में मातृ शब्द माँ से बना है। ध्यान रखिए, मातृभाषा में मातृ शब्द का क्या अर्थ होता है, माँ होता है। इस प्रकार मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ हुआ माँ से ग्रहण की हुई बात। तो मातृभाषा का अर्थ क्या हो जाएगा, माँ से ग्रहण की हुई भाषा। किंतु हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भाषा और बोली में अंतर होता है। अब मैंने जो आपको बताया भाषा और बोली में अंतर होता है। बोली जो होती है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली क्या होती है, भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। इस प्रकार मातृभाषा का अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा। ध्यान रखिएगा, मातृभाषा का अर्थ क्या है, माँ से ग्रहण की हुई भाषा, ना कि माँ से ग्रहण की गई या बोली, ये नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे इसका उदाहरण से हम समझेंगे, यदि किसी बालक के माता पिता भोजपुरी बोलते हैं तो उस बालक की मातृभाषा हिंदी होगी, ना कि भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी क्या है, एक बोली है जो हिंदी भाषा का अंतर्गत आती है। तो मैंने आपको उदाहरण बताया ना कि मातृभाषा क्या है, मातृभाषा बोली नहीं होगी, मातृभाषा भाषा के रूप में जो अपने माता पिता सीखेंगे वो होगी। जैसे कि अगर किसी, मैंने आपको उदाहरण से बताया, जैसे कि अभी इस हमारे क्षेत्र में अगर इस तरफ देखेंगे तो अवधी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो अवधी, अगर आपके माता पिता अवधी बोल रहे हैं तो क्या आपकी मातृभाषा अवधी हुई, नहीं, वो क्षेत्रीय भाषा आपकी है। वो क्या है, आपकी क्षेत्रीय भाषा। आपकी मातृभाषा क्या है, चूँकि अवधी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए आपकी मातृभाषा उस समय हिंदी हो जाएगी। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। डॉक्टर R.S. पांडे ने एक सर्वेक्षण के अनुसार यह सिद्ध किया कि भारत में कुल 12 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, डॉक्टर R.S. पांडे के सर्वेक्षण के अनुसार कितनी मातृभाषाएं स्पष्ट दिखलाई देती हैं, तो 12 हो जाएंगी। मातृभाषा में शिक्षण के लाभ क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल यही है हमेशा, मतलब शिक्षण शास्त्र का पहला उद्देश्य है कि शिक्षण जो हो प्राथमिक स्तर पर वो मातृभाषा पे हो। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण मातृभाषा में होना चाहिए, उसके बाद भाषाएं बदलनी चाहिए, भाषाएं बढ़नी चाहिए, बदलनी नहीं, सॉरी, बढ़नी चाहिए। उसके बाद त्रिभाषा सूत्र आदि आते हैं जिसमें 3-4 भाषाएं होती हैं, 3 भाषाएं होती हैं। पहला मातृभाषा होगा, दूसरा एक अन्य भाषा होगा, तथा तीसरी एक विदेशी भाषा होगी। तो मातृभाषा में शिक्षण के लाभ क्या है, मातृभाषा में पढ़ाए जाने वाले विषय को बालक बहुत तेज़ी से सीख लेता है। तो चूँकि वह मातृभाषा में मतलब अपने बचपन से ही संलग्न होता है मातृभाषा से, इसलिए वह मातृभाषा में अपने पारंगत होता है। पारंगत मतलब कुशल होता है, और उस विषय में अगर आप बालक को किसी में समझाएंगे तो वह आसानी सीख लीजिए। अभी आपको मान लीजिए संस्कृत नहीं आती, आपको कन्नड़ नहीं आती, आपको कोई संस्कृत में कोई प्रत्यय पढ़ाने लगे, छोटा सा ही प्रत्यय आपको भिन्न अगर संस्कृत में पढ़ाने लगे तो आप क्या समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपको चूँकि हिंदी आती है हमेशा से, तो हिंदी अगर आपको हिंदी में समझाएंगे तो आपको अच्छे से आएगी। इसलिए इसमें बताया गया है मातृभाषा में पढ़ाया जाने वाला विषय बालक बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है, सीख लेता है। मातृभाषा में अध्ययन से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो मातृभाषा का प्रयोग से बालक का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तीसरा बिंदु क्या है, मातृभाषा में बालक अपने भावों एवं विचारों को बड़ी आसानी से व्यक्त करता है। तो मातृभाषा में क्या है, उसको अपने भाव और विचारों करने की स्वतंत्रता बहुत अधिक होती है, क्योंकि वह अपने मातृभाषा से एक तरीके से अंतःक्रिया बहुत बचपन से किया रहता है, मतलब जुड़ा रहता है। इसलिए वह मातृभाषा से अगर कोई टीचर है वह मातृभाषा में बात करेगा तो वह उससे अपने भाव और विचारों को बहुत आसानी से प्रकट करता है, बहुत अच्छे से प्रकट करेगा। लेकिन अब चूँकि वह अंग्रेजी से, अगर वो अंग्रेजी, मान लीजिए आपको मातृभाषा हिंदी और कोई टीचर जो है वह आपको अंग्रेजी में पढ़ा रहा है, तो आप उसको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा आपको, तो बच्चा डरेगा, क्योंकि उसे अंग्रेजी में उसका पहली बार तो पारंगत नहीं है, वह कुशल नहीं है, तो वह अपने भाव विचारों को प्रकट करने में डरेगा। लेकिन मातृभाषा में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वह भावों एवं विचारों को बहुत स्वतंत्र रूप से आसानी से व्यक्त करता है। चौथा बिंदु क्या है इसकी, मातृभाषा का लाभ क्या है, बालक मातृभाषा में काव्य, कहानी, नाटक आदि को बड़ी आसानी समझ लेता था। मैंने आपको बताया ही, मातृभाषा में बालक किसी भी संप्रत्यय को बहुत आसानी समझ लेता है। पाँचवा बिंदु क्या है, मातृभाषा में बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बिल्कुल, क्योंकि वृद्धि क्यों होती है शब्द भंडार में, क्योंकि उसके बाद से पहले से ही कुछ शब्द भंडार होते हैं, उसके पास
चूँकि वह मातृभाषा से बचपन से ही सीख रहा है, उसके पास पहले से उसके पास कुछ ना कुछ शब्द भंडार होते हैं। उसके बाद जब वो मातृभाषा में शिक्षण शुरू करता है तो उसके भंडार में वृद्धि ही तो होगी। जब उसके पास पहले से ही कुछ है तो उसमें और प्लस होगा, तो उसकी वृद्धि होती है। लेकिन मातृभाषा के अलावा जो अन्य भाषाएँ होती हैं उसमें चूँकि उसको कुछ पता है ही नहीं, तो उसको पहले से शुरू से सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मातृभाषा में बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। छठा बिंदु क्या है कि मातृभाषा से बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल, मातृभाषा से बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा क्या है? वह भाषा जो पूरे देश में बोली जाती है और समझी जाती है तथा राज्यों के सभी कार्यों में समान रूप से प्रयोग की जाती है। यहाँ समान हो जाएगा कि मतलब वह भाषा जो पूरे देश में बोली जाती है और राज्यों के सभी कार्यों में समान रूप से प्रयोग होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो आप अगर उत्तर देंगे हिंदी है, अगर आप यहाँ उत्तर हिंदी दे दीजिएगा तो वह सर्वथा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। जब संविधान बन रहा था तो कई इतिहासकारों ने, कई निर्माणकर्ता ने इस बात का विरोध किया था, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई। भारत की एक राजभाषा बनाई गई जो थी हिंदी। राजभाषा भारत की हिंदी है। अब देखते हैं राजभाषा क्या है। राजभाषा, चलिए देखते हैं क्या है कि राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा। तो राजभाषा क्या अर्थ है? सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाला भाषा। संविधान के अनुसार 343 ए के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 343 ए में भारत की राजभाषा हिंदी होगी। तो संविधान के 343 ए में क्या कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? वह हिंदी होगी। ध्यान रखिएगा। तथा इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि भी पूछ सकता है। लिपि क्या है इसकी लिपि देवनागरी है ना। तो 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। अब देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया प्राथमिक स्तर पर मातृ शिक्षण का उद्देश्य क्या है। अब देखते हैं प्राथमिक शिक्षण पर मातृभाषा के उद्देश्य। जब बालक जन्म लेता है तो उसे कुछ समय पश्चात उसकी सुनने की क्षमता विकसित होती है। तो बालक के जन्म लेने के पश्चात कुछ समय बाद उसकी सुनने की क्षमता विकसित होती है और बालक आसपास उच्चारित हो रही ध्वनियों को सुनता है। तो जो बालक जब जन्म लेता है बोल तो पाता नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वह जो आसपास उच्चारित हो रही ध्वनियाँ होती है उसको ध्यान से सुनता है। धीरे धीरे वह उन ध्वनियों को बोलने का प्रयास करता है। धीरे धीरे थोड़ा बहुत वह बोलने का प्रयास करता है। पहले 2 अर्थ बोलता है, माँ आदि बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे बोलता है, जिसे बैबलिंग आदि कहते हैं। अभी पढ़ाऊंगा मैं उसको। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बोलना सीख जाता है और वह आसपास के वातावरण से शब्दों का अनुकरण करता है। इस प्रकार बच्चा अपने भाषाई संसार का निर्माण करता है। तो धीरे धीरे जैसे ही वह शब्दों का अनुकरण करता है, सीख लेता है बोलना, तो भाषाई संसार का निर्माण कर लेता है। इसके बाद बालक जब विद्यालय जाता है तो वह भाषा की दृष्टि से कोरी स्लेट नहीं होता। ध्यान रखिएगा, मातृभाषा में शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जब वह बालक विद्यालय जाएगा तो भाषा की दृष्टि से कोरी स्लेट का मतलब वो खाली नहीं होगा। उसके पास अपने कुछ शब्द भंडार हो गए होते हैं, उसके पास भाषा के अंतर्गत कुछ कौशल अपने पास ही हो गए होते हैं, जो मातृभाषा में शिक्षण होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप विद्यालय में किसी अन्य भाषा में शिक्षण कराएंगे तो उसके पास कुछ नहीं होगा, तो उसे दिक्कत होगी शुरुआत में, लेकिन बल्कि उसका अपना एक भाषाई संसार होता है। मैंने जैसे बताया कि मातृभाषा में अपना एक भाषाई संसार सीख लिया होता है, जिसके माध्यम से वह अपने भाव और विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार का बालक जब विद्यालय जाता है तो उसको मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित कर समय हमें भाषिक क्षमता का ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बच्चों के मातृभाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। बालक के शब्दकोश में वृद्धि करना। जैसे कि मैंने बताया कि बालक के शब्दकोश में वृद्धि करना, चूँकि बालक पहले से ही शब्द भंडार उसके हो चुके रहते हैं। वह मातृभाषा बचपन से ही, पैदा होते ही कुछ समय बाद पश्चात ही जब वह सुनने लगता है, धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है, फिर उसी के अनुसार बोलने लगता है। फिर छोटा थोड़ा सा होगा 2-3 साल में आसपास पड़ोस के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करता है, उसके कुछ ना कुछ लैंग्वेज में कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। उसके बाद जब विद्यालय में जाता है बालक तो उसके शब्दकोश में वृद्धि ही होगी ना, क्योंकि उसके पास पहले से ही कुछ ज्ञान रहता है, तो उसके बाद वृद्धि ही होती है। अगला बिंदु क्या है, अब देखते हैं। इसमें एक बिंदु दिया गया है, इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब तो नहीं इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की कितनी अवस्था में कितना ज्ञान होता है। इसमें क्या कहा गया है, बच्चों की कितनी अवस्था में कितने शब्दकोश उसके पास होते हैं। तो जन्म से 8 माह तक बच्चा 3 से 4 शब्द उसके शब्दकोश होते हैं, मतलब 3 से 4 शब्द को वह जानता है। 1 साल तक 9 से 12 माह या 1 साल तक 10 से 12 शब्द, 1.5 साल तक 275 शब्द, 2 साल तक 450 शब्द। ध्यान रखिएगा, 2.5 साल तक 1000 शब्द। तो इसमें आपको याद क्या करना है, जन्म से 8 माह तक आपको याद करना है 3 से 4 शब्द, 1 साल तक 10 से 12 शब्द और 1.5 साल तक 275 और 2 साल 450। आपको इतना याद करना है। इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला दूसरा। जन्म से 8-9 माह तक 3 से 4 शब्द होता है, 1 साल तक 10 से 12 शब्द आ जाता है।
ध्यान रखिएगा, ये सब जो प्रश्न है ये प्रश्न सीटेट में कम आते हैं, इसलिए मैं आपको बताया इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर ये यूपी टेट का पेपर होता तो आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ता, क्योंकि यूपी टेट में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, लेकिन ये सीटेट का पेपर है तो समझ आधारित प्रश्न आएगा, इसलिए ये प्रश्न कम आते हैं। अगला बिंदु चलिए अब देखते हैं नोट। नोट क्या दिया गया है कि बच्चों के भाषा या उसके शब्दकोश में विकास का सबसे उपयुक्त तरीका उसे अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान करना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि शब्दकोश में अगर बच्चों के विकास करना है तो उसे अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया जाए, उसे सक्रिय रूप से बोलने का अवसर दिया जाए। जब वो बोलेगा तो कुछ नए शब्दों को बोलेगा, कुछ गलतियां करेगा, गलतियों से आप उसको बताएंगे कि ये ऐसे नहीं बोला जाता, इसका ये शब्द उचित उच्चारण है, तो उस प्रकार वो उसके शब्दकोश में विकास होगा। अब देखते हैं बच्चे में बोलने की गति में वृद्धि करना है। यहाँ बोलने की गति का अर्थ है जल्दी जल्दी बोलने से नहीं, तो बच्चे में जो बोलने की गति में वृद्धि करना है उसका अर्थ क्या है कि जल्दी जल्दी बोलना नहीं उसका अर्थ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि बालक को किसी एक विषय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तैयार करना। मतलब जल्दी जल्दी या गति में वृद्धि करना क्या है बोलने की, कि डिबेट में जैसे कि होता है कि आपको एक ही टॉपिक पर 10 से 15 मिनट बोलने पड़ते हैं, तो इसका मतलब यही है, गति में वृद्धि करने का मतलब है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, एक विषय दे दिया जाए, एक संप्रत्यय दिया जाए, उस पर आप ज़्यादा देर तक बोलें। बच्चे विद्यालय जाते समय तक बोलने की कला में काफ़ी हद तक दक्ष हो चुके होते हैं, किंतु वह एक विषय पर देर तक नहीं बोलते हैं, अतः अध्यापक को चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, किंतु वह एक विषय पर देर तक बोलने नहीं बोल पाते हैं, अतः अध्यापक को क्या चाहिए कि बच्चे को एक विषय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तैयार किया जाए। ध्यान रखिएगा। अगला इसमें बिंदु क्या है कि बालक के उच्चारण को शुद्ध करना। छोटे बच्चे शब्दों को कभी कभी गलत उच्चारण करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि छोटे बच्चे कभी कभी उच्चारण में गलती कर देते हैं। ऐसे में यह शिक्षक का दायित्व है कि वह गलत बोले जा रहे शब्दों को ध्यान दे। तो अगर छोटे बच्चे शब्दों का गलत उच्चारण कर रहे हैं तो शिक्षक को उसको पकड़ना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि इसका शुद्ध उच्चारण कैसे है, तथा उसको बार बार यह बताना चाहिए और उसको बोलने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि उच्चारण बोल कर जब वो करेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा, तो उसको बोल कर करना चाहिए। तो तीसरा बिंदु यही था, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या था। चौथा क्या है कि बालक के विचार क्षेत्र को विकसित करना। बालक के विचार क्षेत्र को विकसित करना। बालक जब विद्यालय जाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण से ही ज़्यादातर परिचित होता है, ऐसे में उसके विचार क्षेत्र का दायरा भी उसके आसपास तक ही सीमित होता है। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को अपना अलग विचार क्षेत्र होता है। यदि बच्चों का आपस में संवाद का अवसर उपलब्ध कराया जाए, ध्यान रखिएगा, यदि मातृभाषा के आधार पर संवाद का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा तो बच्चे अपने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ऐसी स्थिति में बालक के विचार क्षेत्र का दायरा और विकसित होगा। तो ये है मातृभाषा शिक्षण में एक और उद्देश्य इसका है कि विचार क्षेत्र का दायरा बढ़ाएंगे। सहज स्वाभाविक रूप से बोलने में सहयोग करना। बालक के सहज स्वाभाविक रूप से बोलने में सहयोग करना, ये पांचवा उद्देश्य है। अगला बिंदु देखते हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा का सिद्धांत क्या है। अगला बिंदु अपना क्या है, हिंदी भाषा का सिद्धांत। तो हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ है कि किन सिद्धांतों अथवा नियमों का प्रयोग करके हिंदी भाषा शिक्षण को और प्रभावी बना सकता है। मतलब किन नियमों आदि का प्रयोग करके, किन विधियों का प्रयोग करके, किन सिद्धांतों का प्रयोग करके हिंदी भाषा शिक्षण जो है उसको प्रभावी बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, हिंदी भाषा का सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत चलिए अब देखते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है क्रियाशीलता सिद्धांत। क्या है क्रियाशीलता सिद्धांत? इस सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक ने सर्वाधिक समर्थन किया है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक समर्थन पाने वाला सिद्धांत है ये क्रियाशीलता सिद्धांत। इसमें क्या करते हैं बच्चे, क्रियाशीलता शब्द से ही पता चल रहा है कि क्रिया करना, क्रिया मतलब क्रियाशील रहते हैं, तो बच्चे को इसमें करके सीखने का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब बच्चे को किसी चीज़ को सीखने के लिए करके, मतलब खुद वह करके खोजी रूप से खुद करता रहे, उस प्रकार वह सीखता रहे। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय रूप से उसे सुनता रहे, बस सुन के सीखता रहे, नहीं, उसको कार्य को खुद करने को कहा जाए और खुद करके वह सीखे। इसमें विद्यार्थी को कक्षा में अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाता है, जिससे उसमें समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। समस्या समाधान मतलब क्या होता है, समस्या का किस प्रकार हमें हल निकालना है, और आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, किसी विषय के बारे में उसके अच्छाई, उसकी बुराई आदि सभी दोनों पक्षों को देखना, उसके बाद अपना एक निर्णय देना, आलोचनात्मक चिंतन होता है। तो क्रियाशीलता सिद्धांत से बच्चों में समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। इसमें बालक से अभ्यास प्रश्न करवाना, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, ध्यान रखिएगा। अभ्यास प्रश्न आप उसको करवाइए, उससे प्रश्न पूछिए, उस प्रश्न का जवाब दे, उसे प्रोजेक्ट बनवाएं उस संप्रत्यय के संबंधित, उस सब्जेक्ट से संबंधित, उस विषय से संबंधित, तो क्रियाशील रहेगा, आदि क्रियाएँ आती हैं। दूसरा सिद्धांत अब देखते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत। इसे साहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। जब बालक छोटा होता है तो चीज़ों को देखकर ही उनका ज्ञान प्राप्त कर पाता है। जैसे बालक पानी को देखकर यह सीखता है कि यह पानी है। बच्चे की आरंभिक अवस्था में सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसे विभिन्न वस्तुएं दिखाकर ज्ञान कराया जाता है और बच्चा उसे सीखकर अपनी भाषा का प्रयोग करता है। तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है, बच्चों को जो चीज़ में सिखानी है उसे मूर्त रूप से दिखाइए। मूर्त रूप से दिखाइए मतलब अगर बच्चे को सर्कल का प्रत्यय बताना है,
तो उसे एक शेप दिखा सकते हैं। आपको जल बताना है तो जैसे कि जल के बारे में बताना है तो आपको जल उसको दिखा के, ये नहीं बता सकते कि जल कलरलेस होता है, मतलब जल रंगहीन होता है, उसे आप जल दिखाइए, उस जल के बारे में बताइए जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, तो आप उसे अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार दिखा के सिखाया जाता है। तीसरा बिंदु क्या है, जीवन से संबंधित करके सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है कि बालक का जो समस्याएं, मतलब बालक को जो शिक्षण दिया जाता है व्यावहारिक जीवन से संबंधित जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसमें भाषा शिक्षण को बालक के व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता है ताकि बालक बड़ी आसानी से सीख ले। व्यावहारिक जीवन से चूंकि वह जुड़ा ही रहता है, मतलब व्यावहारिक जीवन का मतलब क्या है, उसके जो दैनिक जीवनचर्या में होती रहती है, उसके जो आसपास के क्षेत्र में होता रहता है, उससे जोड़ के अगर हम शिक्षा करेंगे, उस शिक्षण करेंगे तो वह आसानी सीख पाएगा ना। और इस प्रकार सीखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ा रहता है, व्यवहारिक जीवन से जुड़ा रहता है, तो ज्ञान जो होता है वह अधिक स्थायी होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके गद्य पद्य व्याकरण आदि बड़ी आसानी सिखाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, गद्य पद्य व्याकरण आदि इससे बड़ी आसानी सिखाया जा सकता है। चौथा क्या है, रुचि का सिद्धांत। चौथा क्या है, रुचि का सिद्धांत। कक्षा में प्रत्येक बालक एक समान रुचि वाला नहीं होता। ध्यान रखिए, कक्षा में प्रत्येक बालक एक समान रुचि वाला नहीं होता। किसी की रुचि कुछ होती है, किसी की रुचि कुछ और होती है। किसी रुचि किसी विषय में कितनी कम हो सकती है कि किसी और की दूसरी हो सकती है, कुछ और ज़्यादा हो सकती है। तो समान रुचि वाले बच्चे नहीं होते हैं एक कक्षा में। हर बच्चे की रुचि अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसे में शिक्षक को ऐसे विषय वस्तु को चुनना चाहिए जिसमें अधिकांश बालक रुचि से पढ़ सकें। ध्यान रखिएगा, ऐसे विषय वस्तु को चुनिए जिसमें अधिकांश बालक रुचि से पढ़ सकें, जैसे कहानियाँ, कविताएँ और पहेलियाँ। रुचि द्वारा सीखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। ध्यान रखिएगा, आप खुद ही देख लीजिए, आपकी जिस विषय में रुचि होती है उसमें आपको अधिक ज्ञान हासिल होता है, लेकिन जिसमें रुचि नहीं होती आप उसकी खोलेंगे नहीं, अब उसको पढ़ेंगे नहीं, तो आपको कम ज्ञान होता है। इसलिए रुचि द्वारा सीखा गया ज्ञान जो होता है वह अधिक स्थायी होता है तथा इससे बालक की कथनशीलता और सृजनात्मकता का विकास होता है। पांचवा क्या है, अनुकरण का सिद्धांत। इस समर्थन सिद्धांत इससे इम्पोर्टेंट नहीं, ये हमारे पास नहीं आएगा एग्जाम में, ये यूपी टेट का सिलेबस के अनुसार है। इसमें बताया जाता है कि बालक परिवारजनों तथा अन्य साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है। इसमें क्या बताया जाता है कि बालक जो होता है वह जन्मजात तो उसके पास भाषा आती नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भाषा कोई पैतृक संपत्ति है नहीं। तो इसमें क्या करता है, बालक जब जन्म लेता है तो अपने माता पिता जो भाषा बोल रहते हैं उसका अनुकरण करता है कुछ समय तक, उसके बाद उसी के अनुसार भाषा बोलता है। तो इसलिए इसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके अनुसार इसमें क्या कहा गया है, यदि आसपास का वातावरण उसका अच्छा रहेगा, अच्छी भाषा बोली जाएगी, अच्छे शब्द बोले जाएंगे तो वह अच्छी भाषा सीखेगा। अगर गंदे वर्ड बोले जाएंगे, गाली गलौज होगी तो वह गाली गलौज को सीखेगा। इसलिए अनुकरण का सिद्धांत भी इसमें फॉलो किया जाता है। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। अभ्यास का सिद्धांत थारनाइक ने दिया था। इनके अनुसार भाषा एक कौशल है जिसका विकास अभ्यास पर निर्भर है, अतः बालक को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया चाहिए। ध्यान रखिएगा, अभ्यास सिद्धांत क्या होता है, अभ्यास का मतलब होता है लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते रहिए। तो इन्होंने कहा था कि भाषा एक कौशल है, इसलिए इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है, अतः बालक को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया जाए जिससे वह शब्दों का अभ्यास कर सके और अपनी भाषा का विकास कर सके। सातवां क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें इनके अनुसार एक ही कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताएं विद्यमान होती है। वैयक्तिक विभिन्नताएं मतलब व्यक्तियों के बीच में जो विभिन्नताएं होती हैं, जैसे कोई शुद्ध लिख नहीं सकता है, किसी बालक का हस्तलेख अच्छा नहीं है, किसी का मौन वाचन करने में कठिनाई होती है, किसी को बहुत तेज बोलने में कठिनाई होती है, तथा कोई याद किए गए तथ्यों को भूल जाता है। शिक्षकों को क्या चाहिए कि वह उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करे। शिक्षकों को क्या चाहिए कि वह इन वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करे, जिससे बालक का दोष और उसकी भाषा को सीखने में बाधा न बने। ध्यान रखिएगा। आठवां क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत। आठवां क्या है, पुनर्बलन क्या होता है, देखते हैं। फीडबैक जो कहते हैं, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक स्किनर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनके अनुसार जिस प्रकार अच्छे कार्यों की सराहना करते करते अच्छे कार्य करना लगता है, उसी प्रकार उनकी भाषा की सराहना के लिए उसके लिए पुनर्बलन का कार्य किया जाता है, जिससे बालक भाषा सीखने के प्रति आकर्षित होता है और उसका भाषा विकास होता है। आप ही देख लीजिए, आप छोटे बच्चे किसी देखते होंगे, अगर आप उसको किसी काम करने के लिए गुड बोल देते हैं, अगर आप कोई काम वो करता है गुड बोल देते हैं, भले ही उसको गुड की मीनिंग नहीं पता होती, लेकिन आप उसको बहुत हंस कर गुड बोल देते हैं, 2-3 बार गुड बोल देते हैं, तो बच्चा उसी काम करना चाहता है और आप वो बोलेगा कि मैंने ये काम किया, आप गुड नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें वही बताया जाता है कि अगर बच्चे को अच्छा पुनर्बलन देंगे, सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, मतलब अच्छा बोलेंगे, कोई भाषा बोल रहा है, कोई नया शब्द बोला, उच्चारण किया, अच्छे से किया, तो अब उसको बहुत अच्छे बोल देंगे, बहुत प्यारे बेटा बोल देंगे, ऐसे कुछ बोल देंगे मतलब, तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, तो अब सीखने के प्रति आकर्षित होगा। लेकिन अगर आप उसको बुरा बोल देंगे, डांट देंगे, फटकार देंगे, मार देंगे, तो अब उसको भाषा के प्रति रुचि कम हो जाएगी। तो पुनर्बलन का सिद्धांत यही कहता है। अब देखते हैं भाषा शिक्षण सूत्र। क्या देखते हैं, भाषा शिक्षण सूत्र। भाषा शिक्षण सूत्र क्या है? भाषा शिक्षण सूत्र का अर्थ है कि प्रयोग
अर्थ के प्रयोग जिसके द्वारा अध्यापक भाषा को पढ़ने में आसानी बनाया जा सके। तो अध्यापक जो भाषा को पढ़ाता है उसमें जो आसानी हो जाए उसे ही भाषाई शिक्षण सूत्र कहते हैं। मतलब अध्यापक भाषा को पढ़ाने में जिससे आसानी प्राप्त होती है, आसान पढ़ाने लगता है जिससे, उसे क्या कहते हैं? भाषा शिक्षण सूत्र कहते हैं। कुछ सूत्र होते हैं जैसे कि मूर्त से मूर्त। मूर्त मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पहली बात मूर्त का अर्थ ही देख लीजिए, दिखाई देना। अमूर्त का अर्थ क्या होता है? जो दिखाई न दे। क्या होता है? जो दिखाई ना दे। तो इसमें क्या कहा गया है? मूर्त समूर्त की ओर क्या हो जाएगा? पहले जो दिखाई दे रहे हैं उसे पढ़ाइए, उसके बाद जो दिखाई न दे उसे पढ़ाइए। जैसे एक बालक को यदि पेड़ के महत्व के विषय में बताना है तो सबसे उत्तम विधि है कि बालक को पहले पेड़ दिखाया जाए, फिर उनके महत्व के विषय में बताया जाए। इस प्रकार पेड़ देखकर बालक उसका महत्व तो आसानी समझ लेगा। महत्व होगा यहाँ, महत्व आसानी समझ लेगा। इसे ही मूर्त से मूर्त की ओर चलना कहते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊँ कि अगर एक बच्चे को भिन्न बताना है, आपको क्या बताना है? आपको एक बच्चे को भिन्न बताना है, तो आप भिन्न मूर्त समूर्त कैसे बता सकते हैं? आप एक सेब लेंगे, सेब को ऐसे एक भाग काट देंगे, बीच से काट देंगे। आप बताएंगे कि ये एक था, इसको दो भागों में कर दिया हम, एक भागे दो कर दिए तो 1/2 हो गया। इसके एक भाग और काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इसके 2 कलर कर देंगे। इस प्रकार आप बताएंगे तो शेप के अनुसार जब बताएंगे तो ये मूर्त से मूर्त की हो जाएगा ना। पहले आप स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, उसके बाद सूत्रों के बारे में बताएंगे, तो ये मूर्त से मूर्त विधि होती है। ज्ञात से अज्ञात विधि होती है। ज्ञात से अज्ञात विधि क्या होती है? जैसे कि बच्चों के अपने पास कुछ पूर्व ज्ञान होते हैं। बच्चा जो है हर संप्रत्यय के बारे में कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान रखता है, या फिर नहीं भी रख सकता, लेकिन लगभग संप्रत्ययों में कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान रखता है। तो आपको शिक्षण कैसे करना है कि आपको पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान को सिखाना है। मतलब बच्चों को जो पुराना ज्ञान पता है उसको जोड़कर ही आपको बताना है। जैसे कि बच्चों को आप डायरेक्ट बॉडमास नहीं पढ़ा सकते, जो बॉडमास रूल होता है आप बच्चे को डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते। आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा? पहले ब्रैकेट पढ़ाना पड़ेगा, फिर ऑफ पढ़ाना पड़ेगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप जब पढ़ाए रहेंगे तो आप उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कक्षा किसी भी कक्षा में आपको पढ़ाए, उसके बाद अगली कक्षा में आपको बॉडमास पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? पहले जो बच्चे को पता है आप पहले आप बताएंगे कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बता देंगे। तो आप बताएंगे कि इनको आप बताएंगे, एक एक प्रत्यय बताएंगे, फिर बताएंगे अगर सभी एक ही क्वेश्चन में सभी चीज़ें आ जाएंगी तो आपको कैसे करना है? आपको बॉडमास रूल फॉलो करना है। तो आप बच्चे के पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ेंगे, जो उसके ज्ञात है उससे जोड़ेंगे। तो यही होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब अगला बिंदु है सरल से कठिन ओर। सरल से कठिन की ओर क्या मतलब है कि विद्यार्थी जो होता है उसे सरल चीज़ें पहले पता हो, आसानी समझ सकता है। आप पहले ही अगर कठिन चीज़ें बताएंगे तो बच्चों की उस विषय के प्रति रुचि कम हो जाएगी। अगर आप किसी बच्चे को कठिन चीज़ पहले बताएंगे, कठिन संप्रत्यय, मान लीजिए हर जितने भी संप्रत्यय होते हैं पहले उनकी सरल चीज़ें होती हैं, उसके बाद कठिन चीज़ें होती हैं। आप पहले बच्चे को उस संप्रत्यय, उस टॉपिक की कठिन चीज़ें बताएंगे तो आप उस बच्चे की उस भाषा के प्रति, उस विषय के प्रति, उस संप्रत्यय के प्रति रुचि कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बच्चा उसे सीखना ही नहीं चाहेगा और पढ़ाई करेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है? पहले सरल चीज़ें बताएंगे। सरल चीज़ें आसानी समझी जा सकती हैं, तो बच्चों के जब वो आसानी समझने लगेगा तो उस विषय के प्रति रुचि विकसित होगी, अपना एक चिंतन विकसित होगा, समालोचनात्मक चिंतन विकसित होगा, समस्या समाधान विधि विकसित होगी। तो सरल से कठिन की ओर आपको बताना है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चे सरल चीज़ें सीखता जाएगा तो आपको कठिन चीज़ें फिर उसी अनुसार बतानी है। तो यही सरल से कठिन विधि होती है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। यदि किसी बालक को नाक का ज्ञान कराना है तो अध्यापक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम बालक के पूरे शरीर का चित्र दिखाए, तब से नाक का ज्ञान कराए। इसे पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण शोध कहते हैं। मतलब कि अगर किसी मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर 3 पार्ट में टॉपिक है, तो आप अगर डायरेक्ट तीनों टॉपिक को पढ़ाने लगेंगे तो क्या बच्चे को समझ पाएगा? नहीं। पहले आपको बच्चे को पहले टॉपिक जो मेन टॉपिक है उसको बताएंगे ना। आप पहले उसको बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन जब आप बता देंगे तब आप बताएंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। आप डायरेक्ट बता देंगे मिक्स फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन, अगर यूज करेंगे तो इसमें पूछेगा मिक्स का मतलब, मान लीजिए बच्चों को पता है, फ्रैक्शन का मतलब तो पता ही नहीं है ना। तो आप क्या पहले बताएंगे? पहले आप पूरी चीज़ बताएंगे ना। पहले आप फ्रैक्शन बताएंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद आप फ्रैक्शन के प्रकार लिखाएंगे ना। तो यही है पूर्ण से अंश की ओर की विधि। अगला बिंदु है संकल्पना से सिद्धांत की ओर। एक बालक छत पर खड़ा होकर अलग अलग वस्तुओं को ऊपर की तरफ उछालता है और वह देखता है कि प्रत्येक वस्तु ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिर जाती है। इस प्रकार उसने शिक्षा को किसी भी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वह नीचे की ओर गिरती है। इसे संकल्पना से सिद्धांत की ओर कहते हैं। इसमें मतलब क्या होता है? यह करके ही दिखाने की एक अलग तरीके से कहा गया है। संकल्पना सिद्धांत की ओर मतलब क्या है कि आप किसी सिद्धांत को अगर आपको बताना है तो आप उसे करके दिखाइए। जैसे कि फिजिक्स आदि में होता है, कई टीचर आजकल आ गए हैं यूट्यूब पे, कि फिजिक्स आदि में जो होता है कि
करके सिखाते, दिखा कर सिखाते हैं। किसी भी किसी भी केमिकल आदि को दिखा कर सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप दिखाइए उसको, उसके बाद वह अपने आप ही समझ जाएगा कि इसका सिद्धांत क्या है। तो उसमें संकल्पना को करके दिखाया जाता है पहले, फिर सिद्धांत अपने आप वह समझ लेता है, बताया भी नहीं जाता। छठा क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण होता है छोटा करना ना। एक अध्यापक किसी कहानी को कक्षा में 3-4 भागों में अलग अलग सुनाता है, उसे बच्चों को समझाता है तथा अंत में उस कहानी का निष्कर्ष बताता है। तो इसे विश्लेषण संश्लेषण सूत्र हैं। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े टॉपिक, 4 घंटे के टॉपिक को आपको पढ़ाना है, आप उसे आधा घंटा में बता दीजिए, आप आधा घंटा में उसे बता दीजिए, तो वह बच्चा समझ पाएगा? 4 घंटे का टॉपिक है, आप आधा घंटा में बता रहे हैं, तो बच्चा थोड़ी ना समझ पाएगा। पहले आप 4 घंटे का टॉपिक जो है उसे 4 घंटे में पढ़ाइए। उसके बाद क्या करेंगे आप? 4 घंटे में जब पढ़ा लेंगे तो उसका निष्कर्ष 15 मिनट में आप निकाल सकते हैं। अगर आप 4 घंटे अच्छे से पढ़ा दिए होंगे, बच्चा समझ लिया होगा आसानी से, आगे उपयुक्त जो विधियाँ बताई मैंने उस प्रकार से अगर बच्चा कोई शिक्षक पढ़ाएगा तो बच्चा आसानी समझ लेगा। तो उसके बाद 15 मिनट में उसका निष्कर्ष बताया जाता है। यही होता है संश्लेषण। तो पहले विश्लेषण किया जाता है, फिर संश्लेषण। डायरेक्ट आप 15 मिनट पढ़ा दीजिए, उसके बाद बच्चा समझ ले, सोचिए किसी प्रत्यय को, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब देखते हैं अधिगम एवं अर्जन क्या है। चलिए देखते हैं अधिगम एवं अर्जन क्या है। अगला बिंदु है कि अधिगम एवं अर्जन। इसमें देखते हैं शिक्षण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह भी एक विशेषता है। भाषा की भी विशेषता और शिक्षण की विशेषता है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह सीखना 2 प्रकार से होता है। ध्यान रखिएगा, सीखना 2 प्रकार से होता है। वह शिक्षा जिसमें बालक अपने आसपास के वातावरण से अनुकरण के द्वारा अथवा स्वयं अनुभवों के आधार पर सीखता है, यह पहला हो गया। दूसरा है कि शिक्षा वह जिसे बालक को एक निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, विषय विशेषज्ञ के माध्यम सिखाता है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह क्या कहलाती है जानते हैं? वह अधिगम कहलाती है। और अर्जन क्या है? औपचारिक शिक्षा। मतलब जो बालक अपने आसपास के वातावरण से अनुकरण के द्वारा सीखता है वह अधिगम कहलाता है। और जो बच्चा निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, निश्चित अवधि में होती है वह अर्जन कहलाती है। आगे देखते हैं अब उसी के बारे में कि शिक्षा अधिगम होता है लक्ष्य प्रदान। अधिगम क्या होता है? लक्ष्य प्रदान होता है। और अर्जन क्या होती है? स्वोद्देश्य प्रक्रिया होती है। निश्चित अवधि होती है अर्जन की। अर्जन की निश्चित अवधि होती है। यह जीवन भर चलता है। यह नियंत्रित वातावरण में होता है या अनियंत्रित होता है, वह व्यापक वातावरण में होता है। यह शिक्षक प्रधान शिक्षा होती है, अर्जन होती है। इसमें शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा होता है। यह अनियोजित होता है, यह सुनियोजित होता है। अधिगम में अंत की सहायता नहीं ली जाती, अर्जन में अंत की सहायता ली जाती है। इसमें बालक का सर्वांगीण विकास देखा जाता है। इसमें जीवन का प्रत्येक लक्ष्य निर्धारित होता है, उसी लक्ष्य के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है वो क्या कहलाती है? फिर वह सुनियोजित होती है, शिक्षक प्रधान शिक्षा होती है ना, तो वह अर्जन कहलाती है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें प्रश्न बना है उद्देश्यपूर्ण शिक्षा क्या है। अब बताइए उद्देश्यपूर्ण शिक्षा क्या है? मैंने आपको ऊपर क्या बताया? उद्देश्यपूर्ण शिक्षा क्या है? अर्जन है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला बिंदु है कि भाषा अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर क्या है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? सीखने की पद्धति, सीखने के संसाधन का, भाषाई परिवेश का, या सीखने वाले की रुचि का है। बताइए भाषा अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर क्या है? सीखने की पद्धति का है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कि बालकों में 4 भाषाई कौशल पाए जाते हैं। उनका सही क्रम क्या होता है? ध्यान रखिए, भाषाई कौशल क्या होते हैं, उनका सही क्रम क्या होता है? पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो यही श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल कहलाता है। तो बालकों में कितने कौशल पाए जाते हैं भाषाई? 4। और इनका सही क्रम है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। अब श्रवण कौशल किसे कहते हैं देखते हैं। किसी भी उच्चारित ध्वनि को श्रवण कहते हैं। किसी भी जो उच्चारित बोली जाती वाली भाषा होती है उसे श्रवण कहते हैं। किंतु जब बालक में सुनना एक कला के रूप में विकसित होती है तो बालक ध्वनियों को सुनकर धीरे धीरे उनका अनुकरण करने लगता है, तो उसे श्रवण कौशल कहते हैं। मतलब आप ध्वनियों को अनुकरण करना श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल का महत्व क्या है? श्रवण कौशल बालक का सर्वप्रथम भाषाई कौशल होता है। पहला भाषाई कौशल श्रवण कौशल होता है तथा श्रवण कौशल के विकास के बाद ही बालक में अन्य 3 कौशलों का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, पहले श्रवण कौशल आएगा, फिर अन्य कौशल विकसित होंगे। अगला बिंदु है श्रवण कौशल का अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, श्रवण कौशल को अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है। पहले आप किसी समस्या को सुनेंगे तभी तो आप उसका कुछ सीख पाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे। तो पहले आपका सुनना ही आधार है। श्रवण कौशल के माध्यम से बालक ध्वनियों के बीच में सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है, जैसे कि रवि और रवि। ध्यान रखिएगा, श्रवण कौशल ये बालक ध्वनियों के बीच में सूक्ष्म अंतर को समझ पाया, जैसे कि रवि और रवि में अंतर क्या है। श्रवण कौशल हमारी दिनचर्या हेतु अत्यंत आवश्यक। श्रवण कौशल हमारी दिनचर्या के भी तो आवश्यक अत्यंत है, और ये हमारे व्यक्तित्व का विकास का आधार भी। ध्यान रखिएगा, इसे हम विकसित करने कुछ विधियां हैं, जैसे सस्वर वाचन विधि।
इस विधि में अध्यापक अथवा किसी छात्र द्वारा कविता का लय आदि के साथ पाठ कराया जाता है और अन्य विद्यार्थी उन्हें ध्यान से सुनते हैं, जिससे उन्हें श्रवण कौशल विकास होता है। कहानी विधि क्या होती है? कहानी आपको सुनाई जाती है। प्रत्येक मनुष्य को कहानी सुनना अच्छा लगता है। ऐसे में जब अध्यापक अथवा किसी सहपाठी द्वारा कहानी सुनाई जाती है तो विद्यार्थी उसे ध्यान सुनता है, जिससे उसका श्रवण कौशल का विकास होता है। प्रश्नोत्तर विधि देखते हैं क्या है। इस विधि में अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से प्रश्न किया जाता है तथा वे प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस प्रकार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वे प्रश्नों को ध्यान सुनते हैं, जिससे श्रवण कौशल विकास होता है। श्रुति लेख विधि क्या है? इस विधि में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को शब्द बोले जाते हैं, जिससे सुनकर उन्हें शुद्ध लिखना होता है। इस प्रकार शुद्ध लिखने के लिए ध्यान सुनना पड़ता है, जिससे उन्हें श्रवण कौशल विकास होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका कहाँ से बनता है? श्रुति लेख विधि क्या है पूछता है। तो इसमें क्या होता है कि अध्यापक विद्यार्थी कुछ शब्द बोलता है और विद्यार्थी को सुनकर उन्हें शुद्ध लिखना होता है। इस प्रकार शुद्ध लिखने के लिए उन्हें ध्यान से सुनना पड़ता है, जो बोला रहता है वही सुनना पड़ता है। इसे श्रुति लेख विधि कहते हैं। यह प्रश्न बनता है श्रुति लेख विधि, या पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों बनेगा। ध्यान रखिएगा। वाद विवाद विधि क्या है? ध्यान रखिएगा, वाद विवाद विधि। इस विधि में विद्यार्थी को दो समूह में बांटकर उनसे किसी एक बिंदु पर पक्ष या विपक्ष पर चर्चा कराई जाती है। चर्चा में अपनी बात को अधिक व्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को ध्यान सुनेगा। इस प्रकार उसका श्रवण कौशल विकास होगा। पाठ सहगामी क्रियाएं कराकर भी श्रवण कौशल विकास किया जा सकता है। अब वाचन कौशल क्या होता है? जो बोलना होता है, अपने भाव विचारों को क्रमबद्ध ढंग से उचित लय उतार चढ़ाव के साथ बोलने लगता है, तो उसे वाचन कौशल कहते हैं। इसका भी महत्व से प्रश्न नहीं बनता। चलिए आगे देखते हैं। नोट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? नोट। बोलते समय जो है उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बोलने के समय क्या होता है, उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए और हमें बोलते समय उचित हाव भाव और प्रभाव पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमें ध्यान किस पर देना चाहिए? उच्चारण की शुद्धता पर और उचित हाव भाव प्रभाव पर। इसको कैसे विकसित कर सकते हैं? चित्र वर्णन। आप किसी चित्र को दिखा दीजिए, उसका वर्णन करने कहिए कि इसकी कहानी क्या हो सकती है, तो बच्चा खुद उससे सृजनात्मकता का विकास होगा। कहानी सुनना, कहानी आप उससे सुनने कहेंगे तो वाचन कौशल विकसित होगा। कविता पाठ कराएंगे तब होगा। संवाद विधि में बोलेगा। नाटक मंथन विधि, जब नाटक करेगा, नाटक के पात्रों का अभिनय करेगा तो उससे वाचन विधि का विकास होगा। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न बोलेगा या प्रश्न पूछेगा तो उससे भी विकास होगा। वाचन के प्रकार देखते हैं। वाचन के दो प्रकार होते हैं, शास्वर वाचन, मौन वाचन। शास्वर वाचन क्या होता है? उचित लय होता है, आरोह अवरोह होता है तथा उससे शास्वर वाचन कहते हैं। उचित लय मतलब एक लय में होता है, आरोह अवरोह मतलब ऊंचाई नीचाई, मतलब थोड़ा तेज बोलेगा फिर धीरे। और शास्वर वाचन के भी दो प्रकार होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। आदर्श वाचन क्या होता है? जब अध्यापक द्वारा उचित लय और आरोह अवरोह के साथ वाचन किया जाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन अध्यापक व छात्र एक साथ भी कर सकते हैं। अनुकरण वाचन क्या होता है? जब अध्यापक के वाचन को उसी प्रकार से अनुकरण करते हैं जो विद्यार्थी द्वारा पढ़ा जाता है तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। इसमें बालक क्या होता है? हूबहू वैसे ही करता है। वाचनकर्ता के अनुसार वाचन भेद देखते हैं। वाचनकर्ता के अनुसार वाचन भेद, इसमें दो भेद होते हैं, एकल वाचन और सामूहिक वाचन। एकल वाचन क्या होता है? विद्यार्थी उचित आरोह अवरोह के साथ अकेला पढ़ता है। इसमें अध्यापक केवल निरीक्षक की भूमिका निभाता है। और सामूहिक वाचन क्या होता है? जब कई विद्यार्थी एक साथ उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करते हैं। जैसे प्राथमिक कक्षा में काश कबूतर, खास खरगोश आदि पढ़ाया जाता है, जैसे कि देखे ही होंगे, वह क्या है? सामूहिक वाचन कहलाता है। मौन वाचन क्या है? दूसरा पार्ट जो आया था, मौन वाचन होता है। जब विद्यार्थी बिना बोले वाचन करता है तो उसे मौन वाचन कहते हैं। बोलना कौशल को विकसित करने के उपाय देखते हैं। चलिए, बच्चों से आँखी देखी घटना का वर्णन करने कहेंगे तो बोलने कौशल का विकास होगा। संवाद का अवसर देंगे हमें। समृद्ध भाषाई परिवेश का निर्माण करेंगे। बच्चों से अधिक बातचीत करेंगे तो भाषा का विकास होगा, बोलने का। मित्रवत व्यवहार करेंगे तो वह बोलेगा आपसे। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तब भी वह उसके भाषाई कौशल का, उसके बोलने का विकास होगा। स्वयं के अनुभव को उसको व्यक्त करने कहेंगे तब भी उसका विकास होगा। पठन कौशल क्या होता है? लिखित सामग्री जो पढ़ा जाता है उसे पठन कौशल कहते हैं। पठन कौशल का महत्व क्या है? चलिए देखते हैं। लेखन कौशल हेतु आधार यह बनता है। आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे। पठन कौशल हमारे उच्चारगत दोषों के समाधान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हम उच्चारण में गलतियाँ करते हैं पठन कौशल से ही उसका समाधान किया जा सकता है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, उसका उच्चारण जो करते रहेंगे, मान ली उच्चारण की ये मुँह से बोलेंगे, लेकिन जब हम उसको देख कर पढ़ेंगे तब वहाँ मैंने कहाँ गलती की थी तभी पता चलेगा। पठन कौशल से बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा। पठन कौशल से हमारी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। यह हमारी खाली समय का सदुपयोग करती है। इसको विकास करने के चलिए विधि देखते हैं। वर्णबोध विधि। वर्णबोध विधि क्या है? इस विधि के बालक को पहले वर्णों का पढ़ना सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है? पहले वर्णों को पढ़ना सिखाया जाता है। वर्णों से धीरे धीरे वह शब्द को पढ़ता है, शब्दों से वाक्य बनाता है। इस प्रकार उसका पठन कौशल विकास। तो वर्णबोध विधि क्या होती है? पहले वर्ण बनाएंगे, उसके बाद वर्ण से शब्द पढ़ना सिखाएंगे, फिर वाक्य। कहानी पठन विधि क्या होती है? इसमें कहानी पढ़ने कहा जाता है। कहानी पढ़ेगा तो विकास होगा उसका। तीसरा क्या है? शब्द विधि। शब्द विधि क्या होती है? चलिए देखते हैं। इसमें बालक के वर्णों के नाम से युक्त मान लिया जाता है
और उसे छोटे छोटे शब्द देकर शब्द पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। फिर उसे शब्दों को मिलाकर वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, शब्द दिया जाता है, फिर शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाए जाते हैं, फिर वाक्य पढ़ाया जाता है। अनुकरण विधि क्या होता है, इस विधि में अध्यापक उचित आरोह अवरोह के द्वारा पाठ को पढ़ाता है और बच्चे उसी का अनुकरण करके खुद आरोह अवरोह के अनुसार पढ़ते हैं। लेखन कौशल, अब लास्ट कौशल जो है चौथा लेखन कौशल है। इसमें क्या होता है, लिखा जाता है, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करके लिखा जाता है। लेखन कौशल का महत्व क्या होता है, भाषा को अमूर्त से मूर्त रूप प्रदान करता है। जो भाषा अमूर्त होती है, मतलब जिसे हम बोलते हैं, कहीं दिखाई तो देती नहीं है, उसे हम सिर्फ बोलते हैं, लिख देंगे तो वह मूर्त रूप से हो जाएगी, दिखाई देगी ना। हमने लिख दिया, मान लीजिए कमल बोल दिया हमने, तो कमल क्या है, मैंने बोल दिया, अमूर्त है। लेकिन अगर हम कमल को ऐसे लिख देंगे तो वह मूर्त हो जाएगी ना। कमल लिखा है या दिखाई दे रहा है तो यह मूर्त हो जाती है। यह अमूर्त से मूर्त का रूप प्रदान करता है। लेखन कौशल भाषा के स्वरूप को अस्थायी कर देता है। यह पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक आदि का निर्माण होता है जिसके सहारे हम पढ़ते हैं, अतः लेखन कौशल पढ़ने में सहायक है। लेखन कौशल को विकसित करने की विधियाँ क्या होती हैं, श्रुतिलेख विधि मैंने आपको अभी बताया। मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों को लकड़ी या गत्ते से बनी वर्ण की संरचना दी जानी चाहिए, जिस पर पहले वह उंगलियां फिराकर उसकी संरचना को महसूस करेगा, फिर वह उस पर पेंसिल चलाकर लेखन का अभ्यास करेगा, जिससे उसका लेखन कौशल का विकास होगा। ध्यान रखिएगा, ये पद्धति आजकल यूज होती है। पैथोलॉजी विधि क्या होती है, इस विधि में बच्चों को प्लास्टिक या गत्ते से बने ऐसे वर्ण दिए जाते हैं जो कई अलग अलग भागों में खुल कर सकते हैं, उन्हें घोलकर एक साथ मिला दिया जाता है। जब अब बालक पुस्तक आदि से वर्ण को देखता है तथा उस तरह की संरचना को दच कर वर्ण बनाता है, जिससे उसे लिखने का ज्ञान हो जाता है। चित्र दिखाकर सिखा सकते हैं। जैक टॉक विधि, इस विधि में अध्यापक बोर्ड पर वाक्य शब्द लिखता है, जिन्हें पढ़कर बालक उन्हें दोबारा लिखता है और फिर अध्यापक द्वारा बोर्ड पर लिपि सामग्री का मिटा दिया जाता है और बच्चों से उन्हीं वाक्य शब्दों को बिना देख लिखने को कहा जाता है। यही क्या कहलाती है, जैक टॉक विधि कहलाती है। चारों कौशलों को दो भाग में विभाजित किया जाता है। ग्राहात्मक कौशल होता है एक अभिव्यक्तात्मक, इसे रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल। प्रश्न यहाँ से बनेगा, अभी तक मैंने जो बताया उसमें प्रश्न कम बनने की संभावना है, प्रश्न यही बनता है रिसेप्टिव स्किल क्या क्या होती हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि सुनना और पढ़ना, वो क्या होता है, रिसेप्टिव स्किल होता है। ग्रहणात्मक कौशल होता है। अभिव्यक्तात्मक मतलब जो हम अभिव्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त हम कैसे कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं या फिर लिख कर सकते हैं ना। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कैसे करेंगे, मान लीजिए मुझे कुछ कहना है तो मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं, मुझे किसी तथ्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि उसकी अच्छाई बतानी है, उसकी बुराई बतानी है, तो हम या तो बोलेंगे उसके बारे में या तो उसके बारे में मैं लिख दूंगा, तब भी उसके विचार प्रस्तुत हो जाएंगे, जैसे निबंध लिखना हो जाएगा। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल या प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, बोलना और लिखना। और ग्रहात्मक कौशल या श्रवण और पढ़ना। ये क्वेश्चन, ये जो इसमें से एक नंबर फिक्स है, ध्यान रखिएगा, ये इतने से ही बस एक नंबर फिक्स है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, अब बताइए शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। शिक्षण में सहायक सामग्री होती हैं जो शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करती हैं, शिक्षण कार्य करने में सहायक जो होती हैं उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। परिभाषा दी गई है, वह सहायक सामग्री जिसका प्रयोग करके अध्यापक कक्षा शिक्षण को सरल और रोचक बनाता है, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, यूट्यूब, पाठ्यपुस्तक, टीवी आदि, रेडियो आदि का प्रयोग शिक्षण में होता है। ये सब क्या कहलाती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं, शिक्षण को सरल बनाती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है, यह विषय को सरल और रोचक बनाती है। बालक की इंद्रियां सक्रिय होती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री से बालक की इंद्रियां मतलब जो देखता है, सुनता है, महसूस करता है, टच करता है, इससे बालक की इंद्रियां विकसित होती हैं। कुछ देखने वाली होती हैं, जैसे कुछ सुनने वाली होती हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, रेडियो से बच्चों का जो सुनने की स्किल बढ़ेगी। टीवी होगी, इससे सुनने और देखने दोनों की स्किल बढ़ेगी। चार्ट होगा, उससे देखने की। कुछ और होगा, डाइन बॉक्स आदि होता है, उसे छूने की भी विकसित बढ़ेगी, कौशल विकसित हो, तो बच्चों की इंद्रियां विकसित होती हैं। इससे अभिप्रेरणा प्रदान मिलती है, इससे रुचि प्रदान होती ही है और अभिप्रेरणा मिलती है। हिंदी विषय में नवीन तकनीक का प्रयोग करके सुनिश्चित करती है तथा समय और शक्ति का बचत करती है। जो नवीन तकनीकें हैं वह समय और शक्ति का बचत करती हैं। रटने की आदत से मुक्ति मिलती है। तो हम इंद्रियों द्वारा जब सीखते हैं तो हमारे जो ज्ञान होता है वह ज़्यादा दिन तक स्थिर रहता है, तो इससे रटने की आदत से मुक्ति मिल जाती है। सहायक सामग्रियाँ होती हैं जो देखने से, लिखने से, देखने से, सुनने आदि से होती हैं, तो इससे हमें रटने की आदत से मुक्ति मिलती है। शिक्षण से इससे विविधता लाई जा सकती है, जिससे रुचि उत्पन्न होती है। शिक्षण सूत्रों के अनुकूल है ये। नोट देखते हैं क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य विषय को सरल व रोचक बनाना है। तो शिक्षक सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, विषय को सरल व रोचक बनाना। अगला बिंदु है कि दृश्य श्रव्य देकर पूछ तो बच्चे की इंद्रियों को सक्रिय एकम प्रमुख ये गलत लिख दिया है। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है, वह बच्चों की इंद्रियों को सक्रिय बनाता है। अब प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, श्रव्य, दृश्य और दृश्य। श्रव्य क्या है, जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। दृश्य क्या है, जिसे सिर्फ देखा जा सकता है। दृश्य शब्द क्या हो गई, सुना और देखा दोनों जा सकता है, जैसे कि टीवी।
दृश्य में क्या हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा। आप सिर्फ देख सकते हैं ना, उसे सुन तो सकते नहीं उसे। शब्द क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, चार्ट और इमेज हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, जैसे कि रेडियो हो गया, इसे सिर्फ सुन सकते हैं, आप देख तो सकते नहीं हैं। ये जो मैंने बताया रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये क्या सभ्य सामग्री है। तो मैंने को आपको बता ही दिया कि सर्व सामग्री में क्या होगा, सिर्फ सुना जा सकता है, जैसे कि रेडियो हो गया और टेप रिकॉर्डर हो जाएगा। और दृश्य में क्या हो जाएगा, सर्व मैंने आपको बताया रेडियो, टेप रिकॉर्डर। दृश्य में हो जाएगा जो चित्र होते हैं, चित्र हो जाएंगे, चलचित्र हो जाते हैं, सॉरी चलचित्र नहीं होगा, चित्र हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, और भी चीज़ें जो सिर्फ देखी जा सकती हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहाँ बनता है, दृश्य और श्रव्य जो दोनों होते हैं, जैसे टेलीविजन, दूरदर्शन, यूट्यूब, फिल्म, सिनेमा। इसका नोट अब देखते हैं कि दृश्य सब शिक्षक सहायक सामग्री से बालक की इंद्रिय सर्वाधिक सक्रिय होती है, उसमें देखा और सुना दोनों जा सकता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा अधिक होती हैं। अब पाठ्य पुस्तक देखते हैं क्या है। पाठ्य पुस्तक दो शब्दों में मिलकर पाठ और पुस्तक। पाठ क्या होता है, जो पढ़ाया जाता है, तो जो पढ़ाने के लिए मदद करता है वो उस पुस्तक को हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। पढ़ने के पुस्तक या पढ़ने के लिए जो पुस्तक होती हैं वो कैसी होती हैं, कक्षा के अनुरूप होती हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार होती हैं, संस्था द्वारा अनुमोदित होती है। परिभाषा देख लेते हैं, वह पुस्तक जो किसी कक्षा या कोर्स के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गई हों तथा उपयुक्त संस्थान द्वारा अनुमोदित हो, मतलब संस्थान द्वारा देखी गई हों, उसको परिष्कृत किया गया हो, उसको बनाया गया हो, पाठ्य पुस्तक कहलाती हैं। पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है। पाठ्य पुस्तक शिक्षा हेतु अनिवार्य होती है, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम को स्थान पर नियोजित करती है, शिक्षक और अध्यापक के बीच में कड़ी होती है। पाठ्य पुस्तक के गुण देखते हैं क्या है। पाठ्य पुस्तक के गुण क्या होते हैं, यह बालक के स्तर के अनुकूल होती है। पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल, सहज व रोचक होती है। ध्यान रखिएगा, पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल, सहज व रोचक होती है। पाठ्य पुस्तक को क्या होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। यह ज्ञान के स्थायीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक जो है ज्ञान के स्थायीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक से गृह कार्य की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। संपूर्ण सूचनाओं को एक ही जगह पर मिल जाती हैं, ये संपूर्ण सूचनाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा देखते हैं क्या होती है। बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बच्चों के स्तर के अनुकूल मतलब बड़ी कक्षाएं की पाठ्य पुस्तक के में कठिन शब्दों का, जटिल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चों के लिए हो वह रुचिपूर्ण और छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, छोटे बच्चों के लिए जो स्तर हो वह सरल होना चाहिए, लेकिन जो है विविध रूपों का प्रयोग करना हो, जैसे कि भाषा विविधता सीखी जा सके। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो भाषा के संबंधित होते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम आदि होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जैसे कि अलंकार आदि होते हैं, उन सब का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में भाषा की विविधता आ सके। विषय सामग्री कैसे होनी चाहिए, अब देखिए, बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, घर परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, रोचक हो, विषय वैविध्यपूर्ण मतलब जो विषय हो उसके अनुकूल होनी चाहिए। हिंदी से कुछ इसको जाने दिए। बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। विषय सामग्री जो लोकोक्ति, मुहावरे, नाटक और लोकोक्ति तथा लोक विधा आदि से संपूर्ण होनी चाहिए, प्रधान होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ सके। रोजगार परक होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक के चित्र रंगीन होने चाहिए, अमूर्त को मूर्त करने वाले होने चाहिए, चित्र भाव प्रधान होते, भाव जो प्रस्तुत करें, तथा मुख्य पृष्ठ सुंदर व आकर्षक होनी चाहिए। तो इसमें प्रश्न बनता है, क्या पाठ्यपुस्तक साध्य है अथवा साधन है, बताइए। तो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्या है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। तो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न कैसे होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, विविधता होनी चाहिए प्रश्नों में, और स्तर के अनुकूल होने चाहिए। अब चलिए देखते हैं व्याकरण शिक्षण क्या है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, चलिए अब देखते हैं व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। छात्रों को शब्दों, वाक्यों तथा वर्णों की शुद्धता से परिचित कराना, तो भाषा की शुद्धता से इसका परिचित कराना मुख्य उद्देश्य है। शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना है। इतनी योग्यता लाना कि वो भाषा में प्रयुक्त अशुद्धता को समझ सकें। ये तीनों पार्ट अभी शुद्धता के बारे में बात कर रहे हैं। व्याकरण से भाषा का सर्वमान्य रूप मिलता है, उसका संरक्षण भी होता है। व्याकरण शब्दों को किसका क्रम क्या अनुशासन रखता है, इसलिए शब्दानुशासन भी कहते हैं। तो व्याकरण से शब्दानुशासन में प्राप्त होता है कि मतलब किसका क्रम पहले रखना है, पहले संज्ञा का यूज करना, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का यूज कर सकते हैं, संज्ञा के बाद ही क्रिया का यूज कर सकते हैं, क्रिया पहले संज्ञा बाद में नहीं, ये सब इसलिए शब्दानुशासन इसे कहते हैं। छात्र ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को सीख पाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया रवि और रवि में अंतर जो होता है, छात्र अंतर सीख पाएंगे। और वाक्य रचना के नियम तथा विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाएंगे। अब देखते हैं आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि क्या कहते हैं, इंडक्टिव, इसे इसको हिंदी में इंडक्टिव, इंग्लिश में कहते हैं
इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं फिर नियम बताते हैं। मतलब किसी अगर संप्रत्यय को आपको सिखाना है, आप पहले उसको उदाहरण बता देंगे, फिर आप उसके नियम बताएंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए भिन्न ही पढ़ाना है, आपको इस बार कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे को आपको पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ाने हैं, पर्यावरण बताया गया है, पर्यावरण घटक के बारे में पढ़ाने हैं, तो आप पहले पूछेंगे वृक्ष क्या है, जल क्या है, आप उदाहरण देंगे वृक्ष जल आदि पर्यावरण के घटक हैं। उसके बाद आप नियम बताएंगे। तो ये क्या है, उदाहरण से नियम को ज्ञात से अज्ञात की ओर बताया जाता है। आगमन विधि में जो चीज़ें ज्ञात होती हैं उसके पहले बताया जाता है, फिर अज्ञात चीज़ों को बताया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर बताया जाता है। पहले विशिष्ट चीज़ें जो होती हैं, मतलब किसी भी तत्व के बारे में जो विशिष्टता होती है उसे पहले बताया जाता है, फिर सामान्य चीज़ों को बताया जाता है। प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, जो प्रत्यक्ष होता है, जो दिखाई देता है हमें, उसे पहले बताया जाता है, फिर परोक्ष की ओर बताया जाता है, जो उसके जो इनडायरेक्ट चीज़ें होती है उसको बाद में बताया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहले उसका पूरा ज्ञान दे दिया जाता है, उसके बाद सूक्ष्मता पर ध्यान दिया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो पहले दिखाई दे उसे बताए फिर अमूर्त की ओर जाए। ये आगमन विधि होती है। आगमन विधि के चरण क्या होते हैं, देखते हैं अब आगमन विधि के चरण क्या है। प्रस्तुतिकरण करना होता है। अध्यापक कई उदाहरण देता है इसमें, उसके बाद निरीक्षण करेगा। अध्यापक जो है व्याख्या देता है और बालक देखता है। अध्यापक जो है व्याख्या देगा, उसके बाद बालक देखेगा उसको। फिर सामान्यीकरण या सूत्रीकरण, इसमें बालक क्या होता है, स्वयं से नियम बना लेता है। जो चूँकि उदाहरण देते हैं और अध्यापक उसके बाद व्याख्या कर दिया रहता है, तो बालक जो होता है वह स्वयं सूत्रीकरण या स्वयं नियम बना लेता है। फिर परीक्षण और सत्यापन होता है। इसमें क्या होता है कि दूसरे उदाहरण पर प्रयोगात्मक सत्यापन करता है, उससे आई समान बातों को निरीक्षण किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, लड़का दौड़ता है, वृक्ष हिलता है, साइकिल चलती है, प्रयागराज सुंदर शहर है। चरण 2 क्या है, लड़का प्राणी या व्यक्ति है, वृक्ष वस्तु है, साइकिल वस्तु है, प्रयागराज स्थान है, प्रेम भाव है। चरण 3 क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले क्या बताया गया, उदाहरण बताया गया, लड़का दौड़ता है, वृक्ष हिलता है, साइकिल चलती है, प्रेम से सबको जीता जा सकता है, प्रयागराज सुंदर शहर है। तो इसमें लड़का व्यक्ति प्राणी हो गया, वृक्ष वस्तु हो गई, साइकिल वस्तु हो गई, प्रयागराज स्थान भाव प्रेम हो गया। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा हो गया। तीसरा चरण बताया गया सूत्रीकरण जो है। चरण 4 क्या होगा, अब वह इसी प्रकार के उदाहरण से नियम का सत्यापन करेगा, मतलब और उदाहरण देगा, उसके बाद नियम को सत्यापित करेगा। आगमन विधि का लाभ क्या है, रटने की आदत से मुक्ति होती है। इसमें जो ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है, बहुत दिन तक होता है। छोटी कक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। बालक व शिक्षा दोनों क्रियाशील होते हैं इसमें। व्याकरण सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रश्न यहाँ से बनेगा, व्याकरण सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, तो वह आगमन विधि है। आपको मैं बता दूं लगभग जितने विषय होते हैं या जितने भी चीज़ें सीखने को होती हैं उसमें आगमन विधि का ही आंसर आपको टिक करना है। दोष क्या है कि इसमें समय और श्रम अधिक लगता है। इसमें क्या है, समय और श्रम अधिक लगता है, बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं होती उतनी। चलिए अब अगला बिंदु देखते हैं। निगमन विधि क्या होती है, या डिडक्टिव अप्रोच जो कहते हैं, निगमन विधि क्या होती है। इसमें वह स्मृति केंद्रित विधि होती है। इसमें जो आगमन विधि मैंने बताई उसका पूरा उदाहरण, मतलब पूरा उल्टा कर दीजिए, इनडायरेक्ट कर दीजिए, वही होता है। इसमें पहले नियम बताया जाएगा, फिर उदाहरण बताई जाएगी। पहले अज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं, फिर ज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं। पहले समान चीज़ें बताएंगी, फिर विशिष्ट चीज़ें। परोक्ष चीज़ें पहले बताएंगी, प्रत्यक्ष, मतलब जो मैंने ऊपर आगमन विधि आप पढ़ लीजिए, उसका सारी चीज़ें उल्टा कर दीजिए, वही इसका हो जाएगा। चरण भी जो है उल्टा कर दीजिए। नियम पहले आपको बताएंगे, फिर नियम स्पष्टीकरण किया जाएगा, फिर नियम का परीक्षण किया जाएगा, फिर सत्यापन। तो आगमन विधि का पूरा उल्टा करना है आपको। लाभ क्या है, बड़ी कक्षा के लिए यह उपयोगी है, कम समय लेती है और समय और परिश्रम कम लगता है। दोष क्या है, इसका रटने पर बल दिया जाता है, बालक यंत्रवत काम करता है, तो बालक एक यंत्र की तरह काम करने लगता है। छोटी कक्षा के लिए बहुत खराब मनोवैज्ञानिक है, बालक के सर्वोग्रीड विकास में बाधक बनती है, ध्यान रखिएगा। निगमन विधि की उपविधियाँ क्या होती हैं, निगमन विधि की कुछ उपविधियाँ होती हैं, कुछ सब प्रकार के होते हैं, कुछ अन्य प्रकार होते हैं। मतलब उपविधि मतलब उसके अंदर कौन सी विधियाँ होती है। सूत्र विधि होती है, इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी पुस्तक विधि होती है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें नोट दिएगा। पुस्तक विधि मतलब पुस्तक से समझाया जाता है, लेकिन नोट पढ़िए कि निगमन विधि जो होती है आगमन विधि की उल्टी होती है, किंतु विरोधी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तीसरी क्या है, भाषा संसर्ग विधि। इसमें क्या होता है, गद्य पद्य की पुस्तक के साथ ही व्याकरण पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है कि पुस्तक के साथ ही व्याकरण पढ़ा दिया जाएगा। जो गद्य की पुस्तकें होती हैं, पद्य की पुस्तकें होती हैं, उसी के साथ व्याकरण आपको पढ़ा देंगे। चौथी खेल विधि होती है। पांचवी प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि होती है। इसमें बच्चा जो है अपनी से अच्छी भाषा बोलने वाले से वार्तालाप करता है। समवाय विधि होती है, प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। इसमें समवाय विधि में प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। और गद्य अथवा पद्य पढ़ाते समय रचनाकार कराते समय व्याकरण नियमों का ज्ञान भी करा देता है। अब हिंदी गद्य शिक्षण देखते हैं। इसको पढ़ाने से पहले इसमें कुछ शिक्षण विधियाँ नहीं दी गई हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ इस पीपीटी में कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, उसको मैं बता देता हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया
आगमन विधि जो होती है उसमें पहले उदाहरण बताते हैं, फिर नियम बताते हैं। उसके बाद निगमन विधि आती है, वो सेम उल्टा होती है आगमन विधि का, मतलब अज्ञात से ज्ञात की होती हुई। फिर व्याकरण अनुवाद विधि आती है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न यहीं से बनेगा। व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है इसको क्या क्या कहते हैं? इसको शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि कहते हैं, इसको क्लासिकल मेथड कहते हैं या फिर प्राचीन विधि कहते हैं, और व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले व्याकरण सिखाते हैं फिर भाषा पढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जो मैं शिक्षण विधियाँ इसमें लिखी नहीं गई हैं मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी जो है व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है, इसमें क्या होता है, पहले आपको व्याकरण सिखाएंगे फिर भाषा सिखाएंगे, और इसमें क्या होता है, लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। उसके बाद तीसरी विधि जो आती है प्राकृतिक विधि आती है। उसमें तीसरी विधि क्या है, प्राकृतिक विधि, जो नेचुरल मेथड इंग्लिश में कहा जाता है। प्राकृतिक विधि क्या होता है, इसमें भाषा सीखने के लिए सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, अर्थात व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, और हम वैसे ही सीख लेते हैं जैसे कि मातृभाषा सीखते हैं। इसमें जो हम अन्य भाषा को वैसे सीखते हैं जैसे कि मातृभाषा सीखते हैं। तो मैंने आपको कितनी शिक्षण विधि बताई, आगमन विधि बताई जिसमें पहले उदाहरण सीखते हैं फिर नियम बताते हैं, फिर निगमन विधि बताई जिसमें पहले नियम बताते हैं फिर आप क्या बताते हैं, उसका उल्टा होती है, फिर नियम बताते हैं फिर उदाहरण बताते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। फिर व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा जो है, तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है इसे शास्त्रीय विधि कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्राचीन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले व्याकरण सिखाते हैं फिर भाषा सिखाते हैं, मतलब ये निगेटिव थोड़ी सी है। पहले व्याकरण सिखा देंगे, भाषा बाद में सिखाते हैं। इसमें लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। फिर नेचुरल मेथड आता है प्राकृतिक विधि, इसमें भाषा सीखने के लिए सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, अर्थात व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, और हम वैसे ही सीखते हैं जैसे कि मातृभाषा होती है। चौथी होती है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, इसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मतलब बड़े बड़े जो व्याकरण करता है, बड़े बड़ी जो रचनाएँ होती हैं, जैसे कि अभियान शाकुंतलम आदि रचना है, उसी के अनुसार उसी को बड़ी बड़ी रचनाओं को, वेदों आदि को पढ़ाकर उसी के अनुसार व्याकरण ज्ञान उसी के अनुसार ही दे दिया जाता है, उसी के अंदर ही। और छोटे बच्चों को कविता से व्याकरण बताते हैं, जैसे कि वह भी क्या है, भाषा संसर्ग विधि, मतलब रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि होती है, डायरेक्ट विधि जो होती है वो क्या होती है, बिना मातृभाषा की सहायता के दूसरी भाषा सिखाई जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बिना मातृभाषा के जो दूसरी भाषा सिखाते हैं, बिना मातृभाषा की सहायता से दूसरी भाषा अगर सिखा रहे हैं तो वह कौन सी विधि है, तो वह प्रत्यक्ष विधि है। अब देखते हैं गद्य शिक्षण का उद्देश्य, जो हमारा टॉपिक था उसको देखते हैं। अभी जो मैंने बताया उसको नोट कर लीजिएगा, सॉरी पीपीटी में मैंने उसको लिखने में भूल गया था, लेकिन जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या मैंने बताया, भाषा संसर्ग विधि जिसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राकृतिक विधि, इसमें भाषा सीखने के लिए सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, अर्थात व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही सीखते हैं जैसे कि मातृभाषा सीखते हैं। उसके बाद मैंने व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि होती है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, या फिर शास्त्रीय विधि क्लासिकल मेथड, या फिर प्राचीन विधि होती है। इसमें क्या कहते हैं, पहले व्याकरण सिखाते हैं फिर भाषा सिखाई जाती है, और सॉरी फिर भाषा पढ़ाई जाती है, उसमें लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। और आगमन और निगमन विधि मैंने आपको बताई ही। तो गद्य की शिक्षा द्वारा बच्चों को अक्षरबोध, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, मतलब इसमें बच्चों को अक्षरबोध कराया जाता है। गद्य द्वारा बच्चों में पाठ का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास किया जाता है। गद्य के द्वारा बालक अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। गद्य की शिक्षा बालक उस शक्ति का विकास किया जाए, मतलब गद्य पढ़ने से क्या क्या विकास होता है उसमें वही बताया गया है। इससे प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न बनेगा गद्य कितने प्रकार के होते हैं। गद्य मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, सूचनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य या भावात्मक। तो सूचनात्मक गद्य होता है जिसमें सूचनाएं दी जाती हैं, वर्णनात्मक इसमें वर्णनात्मक होगा, इसमें वर्णन दिया जाता है किसी भी चीज़ का, और भावात्मक जिसमें भाव रहते हैं। 5वां है कि गद्य द्वारा बालक के शब्द भंडार तथा सुवृत्त भंडार की वृद्धि होती है। 6ठा क्या है, गद्य द्वारा बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। 7वां क्या है, गद्य द्वारा बालक में रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। 8वां क्या है, गद्य की शिक्षा द्वारा बालकों को व्याकरण के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित कराया जाता है। आगे देखते हैं माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, वाचन के समय छात्र छात्राएँ वर्ण, शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध उच्चारण कर सकें, उनके विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, कथाओं को कोश व्यापक बनाया जा सके, मतलब उनका जो कोश है, जो उनकी भाषा भंडार है, उसको व्यापक बनाया जा सके, बड़ा किया जा सके। उनके चिंतन में स्पष्टता, संगता और क्रमबद्धता लाई जा सके। सुंदर गद्यात्मक उद्धरणों के संकलन की प्रेरणा पैदा करना, गद्य लिखने की प्रेरणा बताना, चरित्र चित्रण में निपुणता लाना, चरित्र का चित्रण कैसे करना है किसी का, लेखन शैली से परिचित कराना और अच्छी लेखन शैली विकसित करना, व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना और सृजन शक्ति का विकास करना। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है कि गद्य शिक्षण की विधियाँ। गद्य शिक्षण की विधि क्या कैसी हुई।
प्रबोधन विधि या फिर अर्थबोध विधि जिसे कहते हैं, प्रवचन विधि या फिर कथन विधि, स्पष्टीकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि या सुकराती विधि। प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि या उसे सुकराती विधि भी कहते हैं। अब देखते हैं उद्बोधन विधि या प्रबोधन विधि क्या है, या अर्थबोध विधि इसे कहते हैं। यह प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए होती है। इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करता है। इसके लिए वह अनेक साधनों का सहारा लेता है जो इस प्रकार हैं। चित्र आदि का प्रयोग करेगा। अध्यापक चित्र या मानचित्र दिखाकर अर्थ स्पष्ट करेगा, जैसे महापुरुष के चित्र, गणित आकृतियों, देशों के मानचित्र दिखाएगा। मॉडल दिखाएगा, जैसे ज्वालामुखी यातायात संसाधन, नगरों का मॉडल। प्रत्यक्ष अभिनय करके सिखा सकता है, जैसे हंसकर, गाकर, दौड़कर। पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर दिखा सकता है। प्रवचन या कथन विधि क्या होती है? इस विधि में अध्यापक विभिन्न विधियों द्वारा कठिन निवारण करता है, जैसे कि अनुवाद विधि। यह विधि प्राथमिक स्तर पर कारगर है। इसमें अध्यापक क्या करता है, जो पढ़ाए जा रहे पाठ होता है उसका सरल रूप में अनुवाद कर देता है, मतलब पढ़ाए गए पाठ को सरलतम रूप बता देता है, जैसे मातृभाषा में अनुवाद करना है जैसे होता है। कोश विधि क्या होती है? यह विधि उच्चतर स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोगी होती है। इसमें क्या होता है, शब्दों को इस विधि में उसके पर्यायवाची आदि के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। इसमें बालक के शब्दकोश विधि होती है, मतलब एक शब्द की, जैसे कि एक शब्द है उसके विभिन्न प्रकार के, उसके जैसे कि गणपति, गजानन आदि होता है। आप विभिन्न, मतलब एक शब्द के अगर दूसरी बार प्रयोग करेंगे तो दूसरे पर्यायवाची का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चों के शब्द भंडार की वृद्धि हो। टीका विधि क्या होती है? इसमें प्राचीन टीकाओं तथा भाष्यों का प्रयोग कर पाठों को स्पष्टता की जाती है। परिभाषा विधि, पाठ में आए पारिभाषिक शब्दों का उदाहरण सहित समझाया जाता है, मतलब पारिभाषिक शब्दों का परिभाषा और उदाहरण बताए जाते हैं। स्पष्टीकरण विधि जो तीसरी विधि है, उसमें क्या होता है, शब्दों का स्पष्टीकरण करता है अध्यापक, और वह उसके लिए अनेक विधियों का उपयोग करता है, जैसे व्युत्पत्ति विधि। इसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि को इस विधि में स्पष्ट करता है, जैसे कि शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति के आधार पर निर्धारित करता है। मतलब राम आएगा तो बताएगा ये संज्ञा है, राम में संधि क्या है। समास किसी की चीज़ में होगा तो बताएगा, उपसर्ग होगा तो उपसर्ग बताएगा। वाक्य प्रयोग द्वारा पाठ में आए कठिन शब्दों का सरल वाक्य प्रयोग कर देगा। कोई वाक्य आएगा तो उसका प्रयोग कर देगा, जैसे यथार्थ अगर शब्द आ गया तो उसको पता कर, यथार्थ मतलब यथार्थता या स्पष्ट है, यथार्थ का होता है अर्थ। तुलना के द्वारा समानार्थक, विलोम आदि के द्वारा तुलना करेगा। उदाहरण विधि, अलग अलग उदाहरण देकर शब्दों का भाव स्पष्ट करेगा। प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें अध्यापक जो है वह विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को पाठ पढ़ाता है, प्रश्नों के माध्यम से। इसमें इसके प्रवर्तक सुकरात माने जाते हैं, तो इसे सुकराती विधि कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिंदु। पद्य शिक्षण, जो पद्य पढ़ाई जाती है। पद्य शिक्षण का महत्व क्या है? बालक को मनोरंजन प्रदान करना, उचित स्वर तथा प्रभाव के साथ कविता पठन करने की क्षमता उत्पन्न करना, कविता के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता पैदा करना, जिससे वे अपने शब्दों में कविता के भाव व्यक्त करने का प्रयास कर सकें, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों को रस, छंद, अलंकार आदि से परिचित कराना, मतलब छात्रों को कविता की अनेक शैलियाँ से परिचित कराना। 8वां है छात्रों में कविता के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। 9वां है रचनात्मक शक्ति विकास। तो पद्य शिक्षण क्या होता है? रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। बालक को मनोरंजन प्रदान किया जाता है, स्वर तथा प्रवाह का प्रयोग किया जाता है, कठिन कविता के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराया जाएगा। क्या कहना चाहता है कविता में, कविता के भाव समझ सकने की क्षमता पैदा करना है। कल्पना शक्ति का विकास का पद्य से कल्पना शक्ति का विकास होता है। रस, छंद, अलंकार से परिचित होते हैं। कविता से अनेक शैलियाँ परिचित कराई जाती हैं। कविता के प्रति प्रेम उत्पन्न करना जाता है। चलिए फिर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सेशन को समाप्त करने से पहले मैं आपको हिंदी पेडालॉजी जो रही उसके बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके कुछ बिंदु बता देता हूँ, फिर से आप उसको नोट कर लीजिएगा, एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा। इसमें पहला बिंदु है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं। मतलब मैंने पहले ही बताया था भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा का अर्जन जो है 3 तरह से होता है, अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा तथा पुनरावृत्ति द्वारा। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर क्या है? तो अर्जन जो होता है वह पहली लैंग्वेज होती है और अधिगम जो होता है वह सेकेंड लैंग्वेज होती है। तो पहली लैंग्वेज जो होती है अर्जन जो होता है वह प्राकृतिक रूप से होता है और सेकंड लैंग्वेज सीखना पड़ता है। अर्जन जो है वह आसपास की संस्कृति से ही सीख लेते हैं, आस पड़ोस की। और अधिगम जो होता है नियम और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा शिक्षण का क्या महत्व है? उसमें अक्षर ज्ञान सीख सकें यह बताया जाता है, वर्ण लोग पहचान कर सकें, वर्ण लोग पढ़ें और जोड़ें, यही इतना बता सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर विचार लिखें, चिंतन मनन कर सकें आदि ये बताया जाता है। और भाषा अधिगम से अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भाषा, इसमें पहला बिंदु है क्या है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। मतलब लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। पहले हम सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, इसी आधार पे अब बताया जा सकता है। यह निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा जो है वह निरंतर परिवर्तनशील है। यह जटिलता से सरलता की ओर होती है। मैंने आपको बताया कि पहले भाषा जटिल लगेगी फिर सरल लगेगी।
अगला बिंदु है कि भाषा सर्वव्यापी, मतलब भाषा जो है वह सर्वव्यापी है। और अगला बिंदु इसमें है कि संयुक्त परिवार में बच्चे भाषा जल्दी सीखते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, संयुक्त परिवार में चूँकि भाषा संबंधी परिवेश अधिक अच्छे होते हैं तो इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। भाषा अधिगम का मेन तत्व उच्चारण है। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम का मेन तत्व क्या है? मुख्य तत्व उच्चारण है। शिक्षण के सिद्धांत क्या है? नियोजन का सिद्धांत इसमें पहला है कि इसमें कक्षा में जाने से पहले पाठ की तैयारी की जाती है, फिर शिक्षण किया जा सकता है। फिर अनुपात और क्रम का सिद्धांत है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, इनको हमको सिखाया जाता है। अब देखते हैं कि भाषा प्रकार मैंने आपको बताया औपचारिक और निरौपचारिक होते हैं। अगला बिंदु है कि भाषा यादृच्छिक होती है, अर्थात भाषा स्वतंत्र होती है। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश महत्वपूर्ण है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह सब बने हैं प्रश्न। भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा की लिपि होना आवश्यक है, ध्यान रखें, आवश्यक नहीं होती। प्रत्येक भाषा की लिपि होना आवश्यक नहीं होता। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। अगला बिंदु है कि भाषा संरचना में अपेक्षिक भाषा के प्रमुख अंग 4 होते हैं: ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ। तो अपेक्षिक भाषा के प्रमुख अंग भाषा संरचना में 4 होते हैं। भाषा का महत्वपूर्ण स्वरूप मानक भाषा है। अगला बिंदु अब चलिए देखते हैं क्या है कि अगला बिंदु है कि भाषा कौशल कितने हैं? 4 हैं, जिसमें प्रधान कौशल, मेन कौशल होते हैं जिसे ग्रहात्मक कौशल भी कहते हैं, जो होते हैं श्रवण और पठन, श्रवण और पढ़ना। और गौण कौशल जो होते हैं उसे पढ़ना और लिखना कहते हैं। भाषा कौशल को 2 तरीके से सीख सकते हैं, प्रधान और गौण। प्रधान में क्या होता है कि लिसनिंग और स्पीकिंग, मतलब सुनना और बोलना। और गौण को होते हैं पढ़ना और लिखना। और उसके बाद दूसरे प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं? ग्रहात्मक और अभिव्यक्तात्मक या ग्रहात्मक कौशल या उत्पादक कौशल। इसमें पहले लिसनिंग, श्रवण आता है और पठन आता है। लिसनिंग और रीडिंग आती है, सुबोपाली से इसको हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद बोलना और लिखना आता है। चलिए फिर सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक सूचना है कि आज हिंदी की पेडालॉजी की मैराथन ले ली गई है। अब आपकी पेडालॉजी मैराथन किसकी बची? इंग्लिश की बची है, ईवीएस की एक और मैराथन आएगी, मैथ की आएगी और संस्कृत की मैराथन आएगी। साथ ही हमारी जो है इन सभी मैराथन की प्लेलिस्ट बना दी गई है। एक प्लेलिस्ट में आपको सभी मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आपको किसी सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी सेशन की पीडीएफ मिल सकें। चलिए फिर, धन्यवाद।